चलिए करते हैं नया चैप्टर स्टार्ट। एग्जेम्प्टेड इनकम। जनरली ये स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल में स्टार्टिंग में दिया होता है, लेकिन स्टार्टिंग में कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर करते हुए बीच बीच में बहुत सारे पॉइंट आते हैं, तो लास्ट में ही ये समझ में आएगा। स्टार्टिंग में अगर हम पढ़ेंगे तो ये समझ में भी नहीं आने वाला है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कौन सी इनकम होती है जो एग्जाम्प्ट होती है। एग्जाम्प्ट होती है इसका मतलब इनकम में इंक्लूड ही नहीं होती है। सेशन 10 जनरली कवर करता है इस टाइप की इनकम को। तो सेक्शन 10 क्या कहता है? इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन। इनकम विच डू नॉट form part of the total income are also called the income exempt from tax. Therefore, these income are not included in the total income of the assessee. तो इनकम में ही हमारी ये वाली टाइप की इनकम जो सेक्शन 10 में इंक्लूड है, एग्जेम्प्टेड है, ये इनकम में ही आती नहीं है। डिडक्शन की बात नहीं है, डिडक्शन तो बाद में मिलती है, ये इनकम में ही नहीं आएगी। The burden of proving that income is exempt and therefore is covered under section 10 is upon the assessee and not on the income tax department. मतलब assessee को प्रूव करना पड़ेगा कि मेरी इनकम ये है, एग्जेम्प्ट है। कौन कौन सी इनकम होती है जनरली? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एग्रीकल्चर इनकम। अगर आप एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं जमीन से इंडिया में, तो ये टोटली एग्जेम्प्ट है। हाँ, टैक्स निकालने के लिए हो सकता है इसका यूज आ जाए, वैसे ये फ्री है। एचयूएफ से जो एचयूएफ के मेंबर को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है वो फ्री है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में। पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को जो पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है 10(2)(a) में, वो भी एग्जेम्प्ट है। तो पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है वो फ्री है। एचयूएफ को जो मेंबर को मिलता है प्रॉफिट का हिस्सा वो फ्री है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शेयर होल्डर को जो कंपनी से शेयर का हिस्सा मिलता है वो टैक्सेबल है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के नाम से हम उसे जानते हैं, और वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट में कितना एग्जम्पशन मिलेगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 में। तो एक नॉन रेजिडेंट जो इनकम कमाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से इंटरेस्ट के रूप में एंड bonds including income by way of premium on redemption shall be exempt from the tax, ताकि नॉन रेजिडेंट इंडिया में गवर्नमेंट के पास में पैसा जमा कराते रहे, इसलिए ये एग्जम्पशन है। Any person who earns by any income by way of interest on money standing to his credit in non-resident account, तो कोई नॉन रेजिडेंट है, उसका एक नॉन रेजिडेंट अकाउंट है, उसमें पैसा है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, वो भी एग्जेम्प्ट है, ताकि वो पैसा जमा कराए रखे इंडिया में भी। कुछ इनकम ऐसी है जो हमने अलग अलग चैप्टर में इंक्लूड करी थी, एग्जेम्प्ट की थी। जैसे सैलरी के चैप्टर में हमने एलटीसी की टेबल कंसेशन की बात करी थी। हमने बात की थी कि फॉरेन नेशनल या डिप्लोमेट की इनकम फ्री होती है, फॉरेन अलाउंस फ्री होती है, ग्रेचुटी का कुछ एग्जम्पशन पड़ा था, पेंशन हमने पढ़ा था, लीव एनकैशमेंट, डिटैचमेंट कंपनसेशन, वीआरएस, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स, पीएफ, अप्रूव सुपर एनुएशन फंड, एचआरए पढ़ा था, अलाउंसेस पढ़ा था। तो ये सारी चीजें हमने सैलरी के चैप्टर में कवर कर ली थी, अलग से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डिटेल में नहीं दिया है। ये ऑलरेडी हम सैलरी के चैप्टर में सब कुछ पढ़ चुके हैं। एग्जम्पशन ऑफ रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, any income arising to a non-resident except company और a foreign company। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो वो फॉरेन कंपनी के केस में फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट हो सकती है, इंडियन कंपनी तो नॉन रेजिडेंट हो ही नहीं सकती। तो एनी कंपनी एनी इनकम अराइजिंग टू नॉन रेजिडेंट बाय वे ऑफ रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज rendered in or outside India to the National Technical Research Organization, तो ये भी एग्जेम्प्ट है। कंपनसेशन और डिजास्टर, कंपनसेशन जो रिसीव्ड होती है किसी को गवर्नमेंट से वो फ्री है, ठीक है।
लेकिन आप इस कंपनसेशन को कहीं और एग्जेम्प्ट या खर्चे के रूप में नहीं ले सकते हैं। अगर कहीं और आपने क्लेम किया है एज ए एक्सपेंस या लॉस, तो फिर आपको ये एग्जाम नहीं होगा, ये टैक्स बनेगा। एक ही चीज का दो बार छूट आपको नहीं मिल सकती। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये हम डिडक्शन करते हुए सेक्शन 1010D पढ़ चुके हैं। 80C की डिडक्शन में हमने पढ़ा था कब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम का डिडक्शन मिलता है, कब नहीं मिलता है। तो अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जब मिलता है तो 1010D में एग्जेम्प्ट हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं और कुछ सिचुएशन में ये टैक्सेबल भी हो जाता है। जैसे सम रिसीव्ड फ्रॉम कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी which has been assigned to any person during term, तो वहां पर ये मैच्योरिटी एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि ये बिजनेस वगैरह में जनरली आप कराते हैं, बिजनेस इनकम में आ जाता है। सम रिसीव फ्रॉम द पॉलिसी अंडर सेक्शन 80DD एंड DDB, तो अगर DD में डिडक्शन ले लिया है आपने और DDB में अगर कोई वाली डिडक्शन लिया है और उसका पैसा आपको मिल जाता है तो टैक्सेबल हो जाएगा। जो मेन है वो सी पॉइंट है कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी जो 2003 और 2012 के बीच में इशू हुई थी, जहां पर प्रीमियम का अमाउंट 20% से ज्यादा था, और जहां पॉलिसी 2012 के बाद इशू हुई थी, 1/4/2012 या उसके बाद, और प्रीमियम का पैसा 10% या उससे ज्यादा था, या 1/4/2013 या उसके बाद इन केस ऑफ डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड के केस में 15% का वहां प्रीमियम था। ये ऑलरेडी हम 80C में पढ़ चुके हैं। तो इन सब अमाउंट का प्रीमियम अगर इससे ज्यादा होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। हाउएवर इन दिस केस एनी ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन डेथ शैल बी एग्जेम्प्ट। डेथ के केस में एग्जेम्प्ट है, डेथ नहीं है और पॉलिसी मैच्योर हुई है और पैसा मिला है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। एडिशनल कंडीशन लगाई गई थी यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए 1/2/21 या उसके बाद में, फॉर द क्लेम ऑफ सेक्शन अंडर सेक्शन 1010D in order to deter the practice of high net worth individual from claiming exemption under section 1010D। तो हाई प्रीमियम वो जमा कराते हैं तो उनके लिए एक कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से अगर यूलिप 1/2/21 के बाद में इशू हुई है और प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। मोर एवर इन केस प्रीमियम इज पेबल बाय पर्सन फॉर मोर देन 1 यूलिप इशूड ओनर आफ्टर 1/2/21। कोई ऐसा ना करे ना 50-50 हजार की 5 पॉलिसी करा ले, तो भी ये अवेलेबल नहीं होगा अगर एग्रीगेट अमाउंट 2.5 लाख से ज्यादा आ रही है। लेकिन डेथ के केस में एग्जम्पशन अवेलेबल रहेगी, तो डेथ के केस में एग्जाम रहेगा, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा। एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा जमा किया है और अगर वो इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट पर एंड इन एंड विड्रॉल फ्रॉम एनी अकाउंट फ्रॉम दिस स्कीम वुड बी एग्जेम्प्ट, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट का पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा। अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ क्लोजर और ऑप्टिंग आउट ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम, तो एनी पेमेंट फ्रॉम एनपीएस जो 80CC में हमने पढ़ा था, पेंशन स्कीम बंद हो रही है या वो बाहर जा रहे हैं पेंशन स्कीम से, तो टोटल अमाउंट जो भी उसको दी जा रही है उसका 60% तक फ्री है। लेकिन डेथ के केस में 100% फ्री है नॉमिनी के लिए, तो 60% तक एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर वो खुद ले रहा है, नॉमिनी ले रहा है, तो 100% तक एग्जेम्प्ट रहेगा। सेक्शन 1015 में इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट 3500 रुपए तक फ्री है अगर इंडिविजुअल के नाम से अकाउंट है,
जॉइंट अकाउंट है तो उस पे 7,000 तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। जो सेविंग अकाउंट होता है बैंक का, उस पर हमें डिडक्शन मिलती है, लेकिन पहले वो टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन यहां पर ये पहले से ही एग्जेम्प्ट है, तो पहले ही ये ऐड होने वाला नहीं है। इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, interest on deposit certificate in any income by way of interest to non-resident by unit located in international financial center, मतलब ये सब फ्री है। स्कॉलरशिप दी गई है एजुकेशन के लिए, तो वो फ्री है, चाहे वो गवर्नमेंट से फाइनेंस हुई है या नहीं। ठीक है। द स्कॉलरशिप पेड टू चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, तो ये भी एग्जेम्प्ट है। डेली एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस जो एमपी एमएलए को मिलती है वो भी फ्री है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं अंडर सेक्शन 10(17). और डेली अलाउंस फुली एग्जेम्प्ट है, एमपी की सारी अलाउंसेस फुली एग्जेम्प्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस एमएलए की फ्री है, और बाकी एमएलए की अदर अलाउंसेस 2,000 रुपए तक की फ्री है। सारी फ्री नहीं है एमएलए की, एमपी की सारी फ्री। इनकम फ्रॉम अवार्ड्स, एनी पेमेंट इन कैश और काइंड जो गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में दे रहा है, जैसे नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, पद्म भूषण वगैरह ये सारे होते हैं, वो सब फ्री है। ये हम क्लबिंग में पढ़ चुके हैं कि जब क्लबिंग होता है माइनर चाइल्ड का, असल में माइनर चाइल्ड को 1,500 रुपए छूट मिलती है एक साल में अंडर सेक्शन 10(32). तो इनकम अर्न्ड बाय माइनर चाइल्ड विच इज बीइंग क्लब्ड विद द इनकम ऑफ मदर और फादर, जिसकी भी इनकम ज्यादा है, लेकिन 1,500 रुपए फ्री हो जाते। ठीक है। एनी कैपिटल गेन अर्न फ्रॉम द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, ये हमने कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ा था, 10(37) में एग्जेम्प्ट हो जाता है, ये हमने कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ा था। रिवर्स मॉर्गेज एग्जेम्प्ट हो जाता है, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल एज लोन ईदर इन लम सम और इंस्टॉलमेंट इन ए ट्रांजैक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज इज एग्जेम्प्ट। रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है मालूम है, बताया था मैंने। एजिड पर्सन होते हैं, वो अपना घर बेचकर और लोन पैसा ले लेते हैं, और वो जब तक जिंदा है उसी घर में रहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमें बताना है कि क्या एग्जेम्प्ट है। अरविंद को 20,000 रुपए मिले हैं एचयूएफ से, बिल्कुल फ्री है। मिस्टर एक्स को परमवीर चक्र मिला है, बिल्कुल फ्री है। पॉलिटिकल पार्टी को प्रीमाइसिस से, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को रेंटल इनकम मिली है, लेटिंग आउट बाय द प्रीमाइसिस। देखिए कानून बनाने वाले कौन है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो वो अपनी इनकम कहां से टैक्सेबल कर देंगे, तो वो तो सारी उनकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मिस्टर एक्स हैं, एचयूएफ के मेंबर हैं, उनको 10,000 रुपए मिला है, और इनकम ये तो फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। ठीक है। डिजास्टर का कंपनसेशन मिला है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 10(10)(BC) में। ठीक है। अब हम बात करते हैं डिटेल्ड में सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 की। हमने पढ़ा था शुरू में कि कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, उसमें सबसे पहले आया था सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, लेकिन हमने वो बस ये देखा था कि ये फ्री होता है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है और फ्री कैसे होता है। तो एंट्री नंबर 46, स्टेट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने के लिए, इसलिए वो टैक्स नहीं लगा सकते, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर में आता है इनकम टैक्स एक्ट, तो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं है।
हाँ, कुछ सिचुएशन में एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम में ऐड किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम अपने आप में टैक्सेबल नहीं होती। अब एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है ये पता होना चाहिए हमें। तो सेक्शन 2(1)A हमें बताता है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। तो एग्रीकल्चर इनकम को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ऐसी इनकम जो एग्रीकल्चर लैंड को किराए पर दी जाए उससे हो, ऐसी इनकम जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करी जाए, और ऐसी इनकम जो फार्म बिल्डिंग से हो। तो हम पहले बात करते हैं इनकम। अगर हम एग्रीकल्चर लैंड को किराए पर देते हैं तो हमारी क्या इनकम होने वाली है। रेंट मिलता है आपको, आपने किराए पर दिया लैंड, वहां से आपको क्या मिला रेंट, वो इंडिया में है और उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होता है, तो उसे हम एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। रेंट कुछ भी हो, कैश में हो, काइंड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंडीशन क्या है, जमीन से किराया आना चाहिए, जमीन इंडिया में होनी चाहिए, जमीन का इस्तेमाल खेती के लिए होना चाहिए, तो आपकी वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और सारी की सारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है, तो टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू द रूल इनकम अंडर दिस सेक्शन विल बी कंप्यूटेड एज इनकम अंडर द अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाएगी ये, ठीक है ना। हाउ एवर ये एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर इंडिया के बाहर है तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाए। एक जमींदार है, उन्हें 100 किलो गेहूं मिला है 2000 रुपए का, क्योंकि उसने जमीन किराए पर दी थी, तो ये एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। लेकिन अगर उस जमींदार ने ये गेहूं आगे 2300 में बेच दी, तो 300 रुपए की इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं, ठीक है। अब क्यों नहीं है, इसके लिए हम पॉइंट नंबर 2 में सीख पता चलेगा हमें क्यों नहीं, क्योंकि भाई गेहूं बेच रहा है तो क्यों नहीं है, वो अभी हमें सेकंड पॉइंट में पता चलेगा। Rent from land situated in foreign country shall not be considered as agriculture income and it will be taxable under the head income from other sources. रेंट कैश और काइंड किसी में भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उस सामान को बेचने से प्रॉफिट हुआ है तो वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। If rent is received in arrear or later than the due date and interest is also charged on delay, तो इंटरेस्ट भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है और इंटरेस्ट भी हमारा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है इनकम फ्रॉम डूइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी। फर्स्ट पार्ट में तो हमने जमीन किराए पर दे दी, खेती थोड़ी ना करी हमने खुद, यहां पर अब हम खुद खेती कर रहे हैं, तो इनकम फ्रॉम डूइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो एनी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड बाय डूइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी और लैंड शैल बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम। तो आप जमीन पर खेती करें तो आपकी जो इनकम होगी एग्रीकल्चर इनकम होगी और सारी की सारी फ्री हो जाएगी। एक केस था 1957 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसाइड किया कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए आपको 2 टाइप के काम करने पड़ेंगे, पहला बेसिक ऑपरेशन और सेकंड है सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। अभी हमने पिछली एग्जांपल में एक जमींदार को 2000 की गेहूं मिली, उसने 2300 में बेच दी, तो ये एग्रीकल्चर इनकम क्यों नहीं है, वो अब सवाल का जवाब आपको मिलेगा। देखिए खेती करने के लिए इन्होंने कहा 2 बातें जरूरी हैं, बेसिक एंड सब्सिक्वेंट। बेसिक ऑपरेशन क्या है, आप जमीन में मिट्टी खोदते हैं, उसमें बीज डालते हैं, ये बेसिक ऑपरेशन है। और पौधा बाहर निकला, उसकी देखभाल करी, उस पर दवाई डाली, उस पर पानी डाला, उसको लास्ट में काटा, फिर बेचा, ये सब्सिक्वेंट ऑपरेशन है। बेसिक ऑपरेशन होना जरूरी है एग्रीकल्चर इनकम के। अगर बेसिक ऑपरेशन किया है तो वो एग्रीकल्चर है, बेसिक और सब्सिक्वेंट किया है तो भी एग्रीकल्चर है, केवल सब्सिक्वेंट किया है तो एग्रीकल्चर नहीं है। जैसे
उसने गेहूं बेचा, गेहूं उगाया थोड़ी ना उसने, तो वो उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपने एक जमीन खरीदी, 3 साल बाद देखा तो वहां पर कुछ अपने आप ही जंगली पौधे पेड़ उगाए, आपने वो काट कर बेच दिया, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उस पर बेसिक ऑपरेशन नहीं करा। ठीक है। तो बेसिक ऑपरेशन है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन स्किल एंड लेबर, ताकि उसमें से स्प्राउट होकर के प्रोडक्ट बाहर निकले, है ना। तो उसको आप जो है मिट्टी खोदेंगे, उसमें बीज डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे, फिर पौधा निकलेगा। तो ये सब बेसिक ऑपरेशन। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन है कि पौधा बाहर आ गया तो उसके बाद उसकी देखभाल करना। ओनली परफॉर्मिंग सब्सिक्वेंट ऑपरेशन विदाउट डूइंग बेसिक ऑपरेशन का मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। ठीक है। ग्रोइंग ऑफ कॉटन, जूट, रबर, ग्रोइंग ऑफ ट्री फॉर द टिम्बर पर्पसेस, कॉफी, टी एक्सेट्रा, सब एग्रीकल्चर में आएगा। Sale of plants grown in nursery shall be regarded as agriculture income whether plants are grown on land or in pots। आपने पौधे में कुछ बीज डाल करके पौधे में गमले में पौधा उगाया, तो अब कहें जी जमीन पे तो नहीं उगाया। अरे जमीन का मतलब मिट्टी है भाई। अब मिट्टी का मतलब जमीन पर या अलग से गमले में तो एक ही बात, तो उसे भी हम क्या मानेंगे? एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानेंगे। The mere fact that activity has connection with land or is it is dependent on land will not make the agriculture operation। For example, जैसे तालाब है, तालाब के अंदर आपने मछली पालन का उद्योग, मतलब आप फिशरीज बिजनेस कर रहे हैं, वहां मछलियां आती हैं और उनकी पैदाइश होती है, फिर आप उसे बेच देते हैं। अब आप कहने लगे जी वो जमीन पे ही तो है पानी, तो लेकिन वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं। ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग, अब मुर्गी पालने का काम है, आप कहें जी वो जमीन पे ही पलती है, नहीं, देखो जमीन में से पैदा होकर थोड़ी ना आ रही है वो, तो वो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, है ना। तो इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग और रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, चीज मेकिंग, बटर मेकिंग, ये सब एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अब कहो जी हम दूध बेचने का काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर काम कर रहे हैं, नहीं, ये एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। इनकम ऑफ फ्रॉम द सेल ऑफ स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्रीज, अपने आप से पेड़ पौधे आ गए और उनको बेचा है, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। एन इनकम फ्रॉम एम्प्लॉइंग एनी प्रोसेस टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट शैल बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम। देखो, आपने कुछ फसल उगाई, वो फसल एज इट इज बिक जाती है, तो उस पे कोई और काम करेंगे तो वो एग्रीकल्चर में नहीं आएगा, वो बिजनेस इनकम में आएगा। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट, फसल उगाई और वो एज इट इज नहीं बिकती, पहले उस पर कुछ काम करना पड़ता है तभी वो बिकती है, तो जो मजबूरी में काम करना पड़ रहा है टू मेक द प्रोडक्ट फिजिबल फॉर द सेल इन द मार्केट, तो उसे भी एग्रीकल्चर माना जाएगा। तो यहां पर ये बारीक सा डिफरेंस है कि फसल बिक जाती है ऐसे ही, आपकी मर्जी है उस पर और काम करो ना करो, तो फिर तो भैया जो और काम करोगे वो बिजनेस एक्टिविटी है। लेकिन अगर मजबूरी है, वो ऐसे बिकता ही नहीं है, तो फिर जो काम कर रहे हो मार्केट में बेचने लायक बनाने के लिए, तो वो एग्रीकल्चर में ही आएगा। मेनी टाइम्स देयर इज नो रेडी मार्केट अवेलेबल फॉर द क्रॉप that has been harvested, and in order to make it sellable in the market some extra process has to be performed, तो वो एग्रीकल्चर में आएगा। ठीक है। Tobacco leaves are dried to make them sellable in the market,
So the process of drying up leaves shall also be regarded as agriculture process, क्योंकि वो ऐसे बिकती ही नहीं है, उसे सुखाना पड़ता ही है, तो फिर वो जो सुखाने का प्रोसेस है उसके बगैर बिकेगी नहीं, तो वो भी हमारा एग्रीकल्चर में ही आएगा। If the product is subjected to a process which is not necessarily for its sale, तो वो एग्रीकल्चर में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन इज ऑर्डिनरी सोल्ड इन द मार्केट एज ए प्रोडक्ट, है ना, तो आपने उससे गुड़ बना लिया, तो जो गुड़ बनाने का प्रोसेस है वो एग्रीकल्चर में नहीं आएगा, क्योंकि शुगर केन तो ऐसे बिक जाता है। अगर आप कुछ भी, अब जैसे आपने संतरा उगाया, उसका जूस निकाल कर बेच रहे, तो संतरा ऐसे बिकता है या नहीं, तो जूस निकालने का काम एग्रीकल्चर नहीं होगा, वो हमारा बिजनेस एक्टिविटी में आ जाएगा। As per rule 2 of the 4th schedule, income under this section shall be calculated as if it is under the head income from PGBP. This means expense incurred on income has to be deducted and only net income is to be taken care of. In other words, we have to compute net agriculture income. However, it will be exempted from the tax. जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ऑरेंजेस उगाए हमने, फिर उसके बाद उसका जूस निकाला। अब ऑरेंजेस तक का, यहां से लेके यहां तक का काम एग्रीकल्चर है और ये एग्जम्प्ट है। ऑरेंज के बाद जूस निकालने का ये पीजीपीपी में आएगा। तो ऑरेंज का जो हम सेलिंग प्राइस है ये कॉस्ट में आएगा, आप कॉस्ट में लिखेंगे इसका सेलिंग प्राइस है ना, क्योंकि वो एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है। तीसरा, पहला क्या था, हमने जमीन किराए पर दे दी। दूसरा क्या था, खुद ही खेती करी। तीसरा है आपकी फार्म हाउस है, कोई बिल्डिंग है और उसको आपने किराए पर दे दिया या इनकम हुई है, एनी इनकम फ्रॉम द बिल्डिंग जो कि हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती, लेकिन क्योंकि उस पर कुछ कंडीशंस लग रही है, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। क्या, वो बिल्डिंग किसान के पास है, ठीक है, और उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होता है और वो इंडिया में है। ठीक है, किसी भी तरीके से उसका इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है। ठीक है, और वो अर्बन एरिया में नहीं है, तो वो रूरल एरिया में है, तो उसे फार्म, अब जैसे फार्म हाउस है उसमें शादियां हो रही हैं, तो वो नहीं, खेती के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है फार्म हाउस, उसकी इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड से, फार्म हाउस से जो इनकम है वो हमारी टैक्सेबल होगी, वो हमारी एग्जम्प्ट नहीं होगी। ठीक है, उस पर लैंड रिवेन्यू लगना चाहिए, लोकल टैक्स लगता हो और वो अर्बन एरिया में ना हो। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज द लैंड सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस मेजर्ड शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस। अब वो क्या है, एनी लैंड सिचुएटेड नॉट बीइंग मोर देन 2 kilometers from the local limit of any municipality or cantonment board and having population of more than 10,000 but not exceeding 1 lakh। इसका मतलब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड किसे कहेंगे, अगर वहां की पॉपुलेशन 10,000 से लाख के बीच में है और म्यूनिसिपैलिटी के 2 किलोमीटर के एरिया में आ रहा है, तो वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा, अर्बन लैंड माना जाएगा। ठीक है, अगर वहां की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख है और वो 6 किलोमीटर के अंदर में आ रहा है, तो उसको अर्बन लैंड बोला जाएगा। अगर वहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है और वो 8 किलोमीटर के अंदर आ रहा है, 1 मिनट, अगर म्यूनिसिपैलिटी ऐसी है जहां पर
पॉपुलेशन, उस म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख है और हमारा लैंड 2 किलोमीटर के एरिया में उसके आ रहा है तो उसे अर्बन माना जाएगा। अगर म्यूनिसिपैलिटी ऐसी है, शहर ऐसा है जहां की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख है और हमारा लैंड, फिर देखो असल में क्या है, ये है छोटा शहर। छोटा शहर है जहां पॉपुलेशन 10,000 से लाख है, तो इसके 2 किलोमीटर के एरिया को अर्बन लैंड बोला जा रहा है। एक शहर थोड़ा बड़ा है जहां की पॉपुलेशन ये क्या है, अप टू 10,000 टू 1 लाख है ना, लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ये 1 लाख टू 10 लाख है, तो थोड़ा बड़ा शहर है। तो एरिया यहाँ पर बढ़ाकर 6 किलोमीटर बोल दिया कि 6 किलोमीटर का दायरे में जो आ रहे हैं वो सब अर्बन है, क्योंकि बड़ा शहर है, आसपास एरिया ज्यादा होता है ना, शहरी एरिया। लेकिन अगर पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है तो इसका मतलब इसका एरिया और बढ़ाकर 8 किलोमीटर कर दिया कि 8 किलोमीटर तक के दायरे में जो जो हमारे जगह आएगी वो सब हमारा क्या होगा, अर्बन एरिया। ठीक है। इनकम अंडर द सेक्शन शैल बी कंप्यूटेड, अगर मान लिया वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जा रहा, अर्बन माना जा रहा है, तो उसे हम हाउस प्रॉपर्टी की तरह माने। दिस मीन्स नेट इनकम हम कंसीडर करेंगे और नेट एग्रीकल्चर इनकम तो हमें निकालनी ही है जो कि फ्री है। ठीक है। अब पॉपुलेशन है 9,000 म्यूनिसिपैलिटी की, है ना। अब म्यूनिसिपैलिटी जो हमारी अर्बन एरिया है वो तो शुरुआत ही 10,000 से हो रही है, तो ये हमेशा ही चाहे 1 किलोमीटर का एरिया है तो भी ये रूरल है, क्योंकि 10,000 की पॉपुलेशन ही नहीं है, तो वो हम रूरल एरिया ही मानते हैं। 12,000 की पॉपुलेशन है तो 10 से हमारी 10,000 से 1 लाख की पॉपुलेशन में 2 किलोमीटर का एरिया था और ये क्या है, 1.5 किलोमीटर, तो अर्बन हो जाएगा। 11 लाख की पॉपुलेशन में हमारा 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन में हमारा कितना था, 8 किलोमीटर, और ये कितना, तो अर्बन एरिया है। 80,000, 10,000 से लाख में 2 किलोमीटर का एरिया था, ये 3 किलोमीटर है, तो एरिया बाहर हो गया तो रूरल हो गया, है ना। 3 लाख, तो 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 6 किलोमीटर, क्या 6 किलोमीटर के अंदर है, हाँ है, तो अर्बन है। 12 लाख में 8 किलोमीटर है, बिल्कुल है, अर्बन है। 8,000 तो है ही नहीं, रूरल है। 4 लाख, तो 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख में 6 किलोमीटर था, ये क्या है, तो भैया रूरल हो जाएगा, 6 से ज्यादा हो गया। 10 लाख से ऊपर 8 किलोमीटर है, अर्बन है। 10 लाख से ऊपर 8 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर हो गया तो रूरल हो गया। समझ में आता है ये कैसे करना। ठीक है। व्हाट इज नॉट रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम में क्या नहीं लेना है। कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रही है कंपनी, वहां से आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते जिस कंपनी से हमें डिविडेंड मिल रहा है वो कंपनी तो भैया एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रही है तो उसका डिविडेंड एग्जेम्प्ट है, ना ना ना। कोई कंपनी प्योरली एग्रीकल्चर काम करती है, उसकी सारी इनकम एग्जेम्प्ट है, उन्होंने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटा, वो टैक्सेबल है शेयर होल्डर के लिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम फर्म in which he is a partner and is carrying on agriculture activity is not an agriculture income but it is exempt, है ना। अंडर सेक्शन 10(2) कि पार्टनरशिप फर्म से मिलता है वो एग्जाम्प्ट तो है, वो अलग बात है ना, लेकिन उसमें कुछ इनकम फ्रॉम सैलरी या फिर इंटरेस्ट वो सब हमें पीजीबीपी में देखा हुआ है, उस हिसाब से आएगा। ये हम पढ़ चुके हैं, इनकम फ्रॉम फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग, ये नहीं होता, अपने आप से पेड़ उग गए वो नहीं होता। रॉयल्टी भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है, बटर चीज मेकिंग में नहीं होती है, शूटिंग हो रही फार्म हाउस में एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। आप किसी को पानी सप्लाई करके पैसा कमा रहे हो, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए वो पैसा ले रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, आप उनको पैसा दे करके पानी दे रहे हो, तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐसी इनकम जहां कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर है और कुछ हिस्सा बिजनेस इनकम, जैसे रबड़, कॉफी, टी। जो चाय पत्ती आती है आपके पास, देखिए कभी वो चाय पत्ती, क्या हरे रंग के पत्ते होते हैं वो? नहीं। लेकिन चाय पत्ती, कभी आप चाय के बागान में गए हैं? कहां पर? आसाम में गए हो कभी? चाय के बागान में गए हो? तो अगर देखोगे तो हरे रंग की पत्तियां हैं, तो वो थोड़ी ना आ रही है आपके पास। तो क्या होता है, पहले पत्ती तोड़ी जाएंगी, उनको सुखाया जाएगा, तो उनको फिर प्रोसेसिंग होगी उस पे। तो उसमें बोला गया कुछ तो एग्रीकल्चर काम हो रहा है, कुछ बिजनेस काम हो रहा है उसमें। या तो अलग अलग अकाउंटिंग करो, नहीं तो आपको क्या करना है, 60% हम एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे, 40% बिजनेस इनकम। ऐसे ही रबड़ होता है। रबड़ पता है आपको कहां से निकलता है? पेड़ से। तो वो भी 65% एग्रीकल्चर, 35%। कॉफी कहाँ से आती है? कॉफी जो होती है वो भी मैं एक बार कुर्ग साइड में, कर्नाटका उस साइड गया था, तो वहां पर जहां मैं रुका तो वहीं पर ही थे कॉफी के, तो पत्ते तोड़े तो उसके अंदर से बिल्कुल कॉफी बीन निकल रही थी रो। अब वो तो आपने देखा होगा, बीज होता है, लाइन सी होती है बीच में। लेकिन हमारे पास जो कॉफी आ रही है वो तो पाउडर फॉर्म में आ रही है, और वो पहले रोस्ट होती है। वो ऐसे नहीं होती, पहले उनको भूना जाता है, फिर उनको पीसा जाता है, फिर वो आती है। तो अगर कॉफी जो है ग्रो हुई है, क्योर्ड बाय सेलर इन इंडिया, तो 75% एग्रीकल्चर है, बट ग्रोन, क्योर्ड एंड ग्राउंडेड, तीन काम हो रहे हैं, तो 60% हमारा एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। तो अलग अलग है इसमें। इन all of the above said business income is first calculated as it is PGBP। सारा नॉर्मल पीजीपीपी की तरह इनकम निकाल लो, और पीजीपीपी की तरह इनकम निकालने के बाद उसका 60, 40, 75 ऐसा परसेंटेज में आप कर दो। ठीक है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एनी प्रोडक्ट अदर देन टी। तो यहां लिखा है जैसे रबड़ और कॉफी है, तो एनी इनकम असेसी कैन हैव ए कंपोजिट एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर। तो वो हमने परसेंटेज देख लिया, उस हिसाब से ही हम डिवाइड करेंगे इसे भी। जैसे अलग है ये, मिस्टर एक्स ने टमाटर उगाए और फिर उसने केचप बना लिया, तो ये कंपोजिट बिजनेस है ना। तो उसको अलग अलग करना पड़ेगा, निकालनी पड़ेगी, बट जो ये परसेंटेज है ये इनमें प्री डिसाइडेड है, बाकी में नहीं है। बाकी में आपको अकाउंटिंग करके निकालना पड़ेगा कि कितनी एग्रीकल्चर है और कितनी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो टू कैलकुलेट बिजनेस इनकम, मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मैंने अभी अभी आपका एग्जांपल भी तो बताया था कि ऑरेंज जूस निकाल रहे हैं, तो ऑरेंज की जो मार्केट वैल्यू है वो कॉस्ट में लेंगे। तो हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी वैल्यू डाली जाएगी रॉ मटेरियल की कॉस्ट में, है ना, तभी हम उसका कॉस्ट निकाल पाएंगे। ठीक है। जैसे टोमेटो केचप के लिए, मान लिया टोमेटो केचप 7 लाख की बिकी, और जो उसमें टोमेटो यूज हुए उसकी कॉस्ट मार्केट वैल्यू 3.8 लाख है, और बनाने में 1.2 लाख का खर्चा आया। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आई, है ना, और प्रोडक्शन में भी तो खर्चा आया होगा, प्रोडक्शन में हमारा 2 लाख का खर्चा आया, है ना। अब 7 लाख रुपए हमारे जो यूज हुआ है देखो, अब एग्रीकल्चर इनकम क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू टोमेटो की क्या है, 3.8। इसे बनाने में क्या खर्चा आया हमारा? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी ना खर्चा आया, ये 2 लाख का मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है ना। तो ये हमारा 1.8 लाख एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है ना।
और अब हम बिजनेस इनकम की बात करें तो सेल्स हमारी 7 लाख है, इसमें हमारा टोमेटो की फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट आएगी और हमने जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 1.2 वो आएगी, है ना। तो 2 लाख रुपए पीजीपीपी है, ठीक है ना। तो 2 लाख रुपए बिजनेस की इनकम है और 1.8 लाख रुपीस एग्रीकल्चर इनकम। तो इसके लिए मार्केट वैल्यू का क्या मतलब है, जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मार्केट में जनरली बिकता है तो जो भी वैल्यू है मार्केट वैल्यू वो ले लेंगे। अगर मार्केट में वो बिकता ही नहीं है जनरली, है ना, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, क्या खर्चे हुए, क्या रेंट वेंट दिया उसका, और प्रॉफिट जो रीजनेबल प्रॉफिट है वो ऐड करके उसका सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। मिस्टर बी ने शुगर केन ग्रो करा और फिर उसने उसको शुगर फैक्ट्री में इस्तेमाल किया। जो 30% शुगर केन प्रोडक्ट है वो 10 लाख में बिका और जो कॉस्ट आई वो 5 लाख रुपए आई, ठीक है। ये वाले शुगर केन की, सच शुगर केन लिखा है। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस शुगर केन इज 14 लाख। तो हमने 30% शुगर केन जो 10 लाख के बेचे हैं उसमें 5 लाख का खर्चा आया है और जो बाकी के 70% हमने बेचे हैं 22 लाख, उनकी मार्केट वैल्यू 22 लाख है लेकिन उसे उगाने में 14 लाख का खर्चा आया, ठीक है। हमने क्या करा, जो 14 लाख रुपए का खर्चा आया और 22 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू है, उस पर हमने 1.5 लाख रुपए का और खर्चा करके उसको शुगर बनाकर 25 लाख में शुगर बेच दी। अब हमें बी की बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम निकालनी। देखो सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर इनकम अगर हम देखें, एक तो उसकी 30% वाला शुगर केन जो है 10 लाख में बेचा और वो 5 लाख का खर्चा, वो तो सीधा सीधा कहानी है, उसमें तो कोई साइंस है नहीं, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है। जो शुगर केन इसने शुगर बनाने के लिए इस्तेमाल करा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 22 लाख है और उसे बनाने में 14 लाख का खर्चा करा है, तो 8 लाख रुपए उस पे भी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम हो गई 13 लाख। अब जो शुगर बेची है 25 लाख में, ये सेल है पीजीबीपी की और इसकी कॉस्ट दो चीजें हैं, एक तो 1.5 लाख मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और एक शुगर केन की कॉस्ट। शुगर केन की कॉस्ट वो होगी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, वो है 22 लाख और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1.5 लाख। तो हमारे पास टोटल जो प्रॉफिट हो गया वो 1,50,000 का प्रॉफिट हो गया, ये हमारा बिजनेस प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सेल ऑफ रबर के लिए भी हम बात कर चुके हैं, 35 और 65% है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11, मिस्टर सी है, वो रबर प्लांट से लेटेक्स बनाता है और मार्केट में उसे बेचता है 30 लाख में और कॉस्ट कितनी है रबर की, ग्रोइंग रबर कॉस्ट प्लांट कितनी है 10 लाख और मैन्युफैक्चरिंग लेटेक्स है 8 लाख। तो इन्होंने बेचा 30 लाख में, टोटल कॉस्ट 18 लाख आई, तो प्रॉफिट टोटल कितना आया 12 लाख। तो इसे अलग अलग इसलिए निकालने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज डिसाइडेड है। तो 65% एग्रीकल्चर है तो फ्री हो जाएगी 65%, 7.8 लाख। 35% पीजीबीपी है 4.2 लाख, ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कॉफी का है 75%, 25%, अगर वो हमारा ग्रोन एंड क्योल्ड लिखा है और अगर ग्राउंडेड भी लिखा है तो 60-40, टी में भी 60-40। एग्जाम्पल नंबर 12,
मिस्टर एक्स रबर, टी, कॉफी में काम डील करते हैं, इनके पास नर्सरी भी है, वहां पर भी प्लांट ग्रो करके सेल करते हैं। तो इन्होंने इनकम बताई है 5 लाख की रबर से प्रॉफिट हुआ है। तो रबर में हमारा कितना परसेंट होता है? 65% एग्रीकल्चर और 35% बिजनेस। तो 5 लाख का 35% निकाल लेते हैं। कॉफी ग्रोन एंड क्यूर्ड, तो 75% हमारा एग्रीकल्चर, 25% नॉन एग्रीकल्चर, 25% ले लिया। टी में 40%, ठीक है। और जो प्लांट बेचे हैं तो 100% हमारा एग्रीकल्चर है, तो लेंगे ही नहीं। तो टोटल हमारी पीजीपीपी की इनकम 542,500 हो जाएगी। और एग्रीकल्चर इनकम भी निकालनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वो टैक्स निकालने के काम आती है। कैसे आती है वो अभी हम समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैसे लगाया जाता है? वो तो फ्री है, एग्रीकल्चर इनकम तो टोटली एग्जम्प्ट है ना। लेकिन अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 से ज्यादा, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। आपकी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट क्या है? अगर आप नॉर्मल में रहते हैं तो 3 लाख, अगर एग्जिट करते हैं तो 2.5 लाख। तो अगर उससे ज्यादा नॉन एग्रीकल्चर इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, तो आपको कैलकुलेशन में एग्रीकल्चर इनकम को भी लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा बता चुका हूं आपको, या नहीं? नहीं। अच्छा, जैसे मान लिया आपने एग्जिट कर दिया 115 बीएसी से, तो आपकी इनकम क्या है? शुरू के 2.5 लाख पर कितना है? नील। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख कितना है? 5%। 5 लाख से 10 लाख कितना है? और अबव 10 लाख कितना है? 30%। मान लिया आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5 लाख, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 10 लाख। ये कह रहे हैं पहले जोड़ लो इसे, कितनी हो गई? क्यों जोड़ लो? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख से ज्यादा। तो जोड़ लो इसे, जोड़कर कितना आ गया? 15 लाख। 15 लाख पे टैक्स निकालो, तो 10 लाख पे 1,12,500 होता है और 5 लाख पे 30%, 1,50,000 टोटल। अब ये कहेंगे अरे अरे हमने तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाना नहीं है। अरे भैया एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स माइनस करो, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। क्योंकि आपकी मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख से ऊपर थी, तो आपका टोटल जितना भी अमाउंट हुआ उस पूरे पे टैक्स लगाए। तो इन्होंने कहा हम जब इसकी टैक्स हटाने लगेंगे, अगर हम कहें एग्रीकल्चर इनकम सीधा 5 लाख है तो 2.5 लाख फ्री नहीं कर सकते वन, क्योंकि टैक्स तो पूरे पे लगा, लेस करते हुए माइनस नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना है? 5 लाख की बजाय हमें ये कहना है 2.5 लाख रुपए एग्जम्पशन लिमिट प्लस 5 लाख, 7.5 लाख पे टैक्स लगाएंगे तो ही टैक्स माइनस हो पाएगा। तो शुरू के फर्स्ट के 250 तो क्या है? नील। वरना अगर मान लिया ये होता ही 2 लाख, तो आप कहता 2.5 लाख फ्री है, कुछ भी माइनस नहीं कर रहे, ऐसा थोड़ी ना। ऐड कर रहा है तो टैक्स तो लगा है ना उस पर, तो पहले 2.5 लाख ऐड कर दो, तो 7.5 लाख हो गया। 7.5 में से 2.5 फ्री हो गया। 2.5 लाख से 5 लाख पे कितना हो गया? 12,500। 12,500। और फिर 5 लाख से 7.5 लाख पे, 2.5 लाख पे 20%, कितना? 50,000। तो इन्होंने कहा हमने 62,500 रुपए जो आपका एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा था वो माइनस कर दिया। तो देखो हमने कोई टैक्स नहीं लगाया एग्रीकल्चर इनकम। अरे भैया नहीं लगाया तो एडी क्यों करा है? बेवकूफ बना दिया। कैसे?
मान लिया हम ये सारा ड्रामा करते ही नहीं, भाई आप कह रहे हो ना एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट है, तो ऐड क्यों कर रहे हो? देखो नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, अगर मान लिया कुछ ड्रामा नहीं करते सीधा 10 लाख पे टैक्स लगाते कितना पड़ता, और अब कितना पड़ रहा है, तो लगा दिए ना टैक्स, है ना, तो लगा दिया टैक्स, लेकिन कह रहे हैं लगा नहीं थे, तो इसीलिए कह रहे हैं भैया खेती कर रहे हो तो और इनकम क्यों हो रही है तुम्हारी, और हो भी रही है तो 2.5 लाख से ऊपर क्यों हो रही है? तो आप अगर और कोई किसान हो तो किसान वाला काम करो, इसीलिए, ठीक है। डिडक्शन फ्रॉम इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश अंडरटेकिंग लोकेटेड इन SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है गवर्नमेंट 10AA में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जहां पर आप बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, एक्सपोर्ट वगैरह होता है, तो वहां पर अगर आप काम करते हैं तो वहां पर कुछ छूट मिल जाती है आपको। A deduction of profit and gain from gain which are derived by assessee being an entrepreneur from the export of article or things or providing any service shall be allowed from the total income of assessee. In case of individual HUF, AOP or BOI or an artificial person, deduction shall be available only if they have exercised the option of shifting out of the default tax regime under section 115 BAC. तो 115 BAC से बाहर जाना पड़ेगा 10AA लेने के लिए। Deduction would be available only under the optional tax regime where they pay tax under normal provision of the act. ठीक है। Assessee who are eligible for exemption, exemption is available to all category of assessee who derive any profit or gain from any undertaking जो मैन्युफैक्चरिंग करती है या प्रोडक्शन करती है, ठीक है। और कंडीशन क्या है एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए, इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट करी हो SEZ में 2006-7 असेसमेंट ईयर या उसके बाद, लेकिन असेसमेंट ईयर 2021 तक इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर ली हो। However, in case where letter of approval इशूड हुआ है 31 मार्च 2020 से पहले और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हुई, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 31 मार्च 21 की डेट है कि अगर अप्रूवल मिल गया 31 मार्च 2020 तक और प्रोडक्शन 31 मार्च 2021 तक शुरू कर ली है तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, या कोई और अप्रूवल की डेट सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे तो वो भी मान ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल SEZ यूनिट है, अप्रूवल मिल गया 31 मार्च 20 को और इन्होंने प्रोडक्शन 31 मार्च 21 से पहले कर ली, तो इन्हें मान लिया जाएगा कि इन्होंने असेसमेंट ईयर 20-21 से करी है और इन्हें मिल जाएगी डिडक्शन। Assessee should furnish prescribed form before the date is specified in 44AB, that is 1 month prior to the date of furnishing of income under section 139(1), और रिपोर्ट लगानी पड़ेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट की। No deduction under section 10AA shall be allowed who does not furnish a return under section 139(1) before on or before the due date। तो ITR फाइल करना जरूरी है, वो भी विद इन टाइम लिमिट। एक इंडिविजुअल है वो 44AB में ऑडिट होता है उसका और 10AA में वो रिटर्न फाइल कर रहा है, उसे रिटर्न फाइल करनी है 31 अक्टूबर को और रिपोर्ट कब लानी है, 1 महीना पहले, कब, 30 सितंबर 24 तक, अगर वो चाहता है कि उसको डिडक्शन मिल जाए। डिडक्शन अवेलेबल होगी अगर जो पैसा है सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज से इंडिया के अंदर फॉरेन, क्योंकि एक्सपोर्ट पर ही मिलती है, तो जो पैसा है फॉरेन करेंसी वाला वो
6 महीने के अंदर अंदर आ जाए, प्रीवियस ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर, या फिर अप्रूवल लीजिए किसी का, नहीं तो 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब 30 सितंबर तक आपका पैसा आ जाना चाहिए। द एक्सपोर्ट प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड इन इंडिया, जहां पर मतलब अकाउंट में भी आ जाएगा, आरबीआई के अकाउंट में या अप्रूवल में, तो उसे इंडिया में ही माना जाएगा, रिसीव हो गया। ठीक है, कंपिटेंट अथॉरिटी आरबीआई या और है जो मिल जाए, कोई नहीं। पीरियड ऑफ फॉर विच डिडक्शन इज अवेलेबल, 10 AA में आपको कब तक डिडक्शन मिलेगी? तो अगर 100% ऑफ प्रॉफिट शुरू के 5 साल, ठीक है, और अगले 5 साल 50%, ठीक है। So much of the amount not exceeding 50% of profit as is debited to the P&L account in respect of deduction to be allowed credited to the special economic zone reinvestment account to be created and utilized in manner as laid down for the next consecutive 5 years. तो इसे 50% प्रॉफिट, मतलब उसे रिजर्व में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, और उस पैसे का इस्तेमाल भी जो रूल है उसके हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। हाउएवर एक्सप्लेनेशन में क्लेरिफाई किया कर रखा है कि 10 AA में डिडक्शन जो मिलेगी, computed in accordance with the provision of the act before giving effect to the provision of this section, and deduction under section 10A shall not exceed such total income, और टोटल इनकम से ज्यादा नहीं होगी। एक शॉर्टकट में शुरू के जो है 5 साल 100% है, फिर 50%। तो एन अंडरटेकिंग इज सेटअप इन SEZ, और उन्होंने 15/10/2009 से काम शुरू किया। तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया, 9-10, असेसमेंट ईयर हो गया 10-11, तो 5 असेसमेंट ईयर 10-11 से लेके 14-15 तक 100%, फिर अगले 5 साल 15-16 से 19-20 तक 50%, ठीक है, और फिर उसके बाद 5 साल अगर वो 50% प्रॉफिट का वो रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर करेगा, वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो उसको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा टोटल 15 साल का पीरियड कवर हो गया। फर्स्ट पॉइंट में शुरू के 5 साल तक 100%, अगले 5 साल तक 50%, और उसके अगले 5 साल तक वो 50% ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। उस रिजर्व का पैसा भी कंडीशन है कहां पर यूज कर सकता है, ठीक है। तो यहां हमें बता रखा है थर्ड पॉइंट में कि 10 AA सबसेक्शन 2 में उसको कंडीशन है वो यूज अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी उसको मिलेगा। तो क्या है वो, शुरू के 10 साल के बाद अगले 5 साल 15वें साल 11 से 15 साल तक कंडीशन क्या है, तो यहां बता रखा है कंडीशन क्या है कि अमाउंट उसे एक रिजर्व में ट्रांसफर करनी पड़ेगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व, और उसका इस्तेमाल कहां करना पड़ेगा, उस पैसे का इस्तेमाल उसे मशीन या प्लांट खरीदने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है, और उसका which is first put to use before the expiry of period of 3 years following the previous year in which the reserve was created। तो जब जिस साल भी रिजर्व बनाएगा उस साल के 3 साल के अंदर अंदर उसे नया प्लांट एंड मशीनरी खरीद कर यूज में लाना। असल में ये लॉजिक क्या है कि और इन्वेस्टमेंट आए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, until the acquisition of machinery or plant aforesaid for the purpose of business, ये जो है हमारा, हम जब तक उसका इस्तेमाल मशीन को खरीद नहीं लेंगे और इस्तेमाल नहीं कर लेंगे, जब तक however it should not be utilized for, आप डिविडेंड के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे इस रिजर्व का जो अमाउंट है, इंडिया के बाहर आप प्रॉफिट नहीं भेज पाएंगे,
इंडिया के बाहर आप कोई एसेट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। The particulars as may be specified have been furnished by the assessee in respect of machinery or plant. और ये जो मशीनरी और प्लांट है ये नई प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, पुरानी नहीं हो, कभी किसी ने इंडिया या इंडिया के बाहर इस्तेमाल भी ना करी हो, है ना। ये हम पहले भी कुछ जगह पढ़ चुके हैं शायद इस टाइप का। और जो नई मशीन प्लांट है उसका लॉक इन पीरियड भी होगा कि उसे बेच भी नहीं सकते आप, नहीं तो आप खरीद कर बेच दोगे। Consequences of misutilization or non-utilization, where any amount credited to reserve has been utilized for any other purpose, है ना। तो जब आप किसी और पर्पस के लिए करोगे तो टैक्सेबल हो जाएगा आपके पास। या आपने 3 साल तक यूज नहीं करा, 3 साल तक आपको प्लांटर मशीन ही खरीदनी है ना, नहीं करा तो टैक्सेबल हो जाएगा, जितना आपका एग्जम्पशन मिला था वो टैक्सेबल हो जाएगा। आप अगर एक्सपोर्ट करते हैं साथ ही साथ लोकल भी बेचते हैं तो आपको रेशियो निकालना पड़ेगा प्रॉफिट का, जो एग्जम्पशन मिलेगी। कैसे? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल इनटू एक्सपोर्ट सेल, है ना। जैसे टोटल सेल 10 लाख है, टोटल प्रॉफिट 1 लाख है, आपने एक्सपोर्ट करा 4 लाख, तो 40% एक्सपोर्ट है ना सेल, तो 40% 40,000 का प्रॉफिट 10A में एलिजिबल होगा। शुरू के 5 साल है तो पूरा 40,000, उसके अगले 5 साल है तो 20,000, और उसके अगले साल है तो 20,000, या रिजर्व में जो ट्रांसफर करा जो भी कम है ना। Clarification on issue related to export of computer software. 10AA provide deduction to assessee who derive any profit and gain export of article or thing or services including computer software from the year in which the unit begin to manufacture, produce or thing. Condition: the profit from the site computer software outside India shall to be deemed to have, ये क्या रखा है, द प्रॉफिट एंड गेन डिराइव फ्रॉम द साइड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आउटसाइड। अगर आप आउटसाइड इंडिया ही उसे डेवलप कर रहे हो तो उसे हम ये मानेंगे एक्सपोर्ट। असल में क्या है कि इंडिया की बहुत सारी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करती है, सॉफ्टवेयर के बिजनेस में। तो यहाँ लिखा था प्रॉफिट एंड गेन डिराइव फ्रॉम द साइड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आउटसाइड इंडिया shall be deemed to be the profit and gain derived from the export of the computer software outside. ठीक है ना, क्योंकि हम बाहर डेवलप कर रहे हैं मान लिया, तो वो भी माना जाएगा। एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब क्या है? अब असल में इसमें बहुत सारी बातें हैं, डिटेल्ड है कि एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब क्या है। इट मींस द कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट बाय द अंडरटेकिंग बीइंग the unit of article or thing or service received in India or brought to India in convertible foreign exchange within 6 months from the end of the previous year, जहां पर हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास 6 महीने के अंदर अंदर जो पैसा मिलेगा फॉरेन करेंसी में उसे ही हम एक्सपोर्ट टर्नओवर मानेंगे, लेकिन इसमें हमें फ्रेट नहीं लेना है। मान लिया हमारा फ्रेट का खर्चा हुआ, हमने बिल में जोड़ दिया, सेल प्राइस में जोड़ दिया, लिखकर दिखाया बिल में अलग से फ्रेट, और वो फ्रेट हमें मिल रहा है, तो उसे हम एक्सपोर्ट सेल नहीं मानेंगे। टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस और इंश्योरेंस, इसे हम नहीं मानेंगे। जो डिलीवरी से रिलेटेड है, इंडिया के बाहर जो खर्चा हो रहा है इन सब के लिए, उसे हम नहीं मानेंगे। क्लैरिफिकेशन ऑन इशू रिलेटेड टू द डिडक्शन ऑफ फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस एंड अदर एक्सपेंसेस फ्रॉम द टोटल टर्नओवर। क्या क्लैरिफिकेशन आया? एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब ये नहीं है कि उसमें फ्रेट वगैरह सब इंक्लूड हो जाए, है ना। डिलीवरी ऑफ आर्टिकल और थिंग आउटसाइड इंडिया इफ एनी इंकर्ड इन फॉरेन एक्सचेंज रेंडरिंग और सर्विस आउटसाइड। तो आउटसाइड इंडिया के फ्रेट, आउटसाइड इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, आउटसाइड इंडिया के इंश्योरेंस, वो सब नहीं आएंगे। सीबीटी ने क्लेरिफाई करा फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंश्योरेंस आर टू बी एक्सक्लूडेड बोथ फ्रॉम द एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर। मतलब आपका जो फॉर्मूला था ये था। तो ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि केवल इसमें से हटा दो, टोटल में से भी हटा दो, तो वो लेने ही नहीं है। तो अगर टोटल में रखोगे, एक्सपोर्ट से हटाओगे, फिर तो आपका रेशियो कम हो जाएगा ना। तो इन्होंने कहा है कि दोनों तरफ से हटाओ व्हाइल वर्किंग आउट डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। सिमिलरली एक्सपेंसेस इनकर्ड इन फॉरेन एक्सचेंज फॉर रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया
उसे भी आप दोनों तरफ से हटा दो, एक्सपोर्ट सेल से भी और टोटल सेल से। रेस्ट्रिक्शन ऑन अदर टैक्स बेनिफिट, बिजनेस लॉस और लॉस अंडर द कैपिटल गेन insofar as loss related to business of undertaking being the unit shall be allowed to be carried forward or set off। ये क्या रखा है कि अगर आपका लॉस है तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिडक्शन डेप्रिसिएशन इज डीम्ड टू हैव बीन अलाउड ऑन द असेट्स रिटर्न डाउन वैल्यू। देखो अब आपका एग्जाम्प्ट हो रहा है प्रॉफिट, तो आप ये नहीं कह सकते हम डेप्रिसिएशन क्लेम ही नहीं कर रहे। भैया प्रॉफिट एग्जाम्प्ट है, 100% एग्जाम्प्ट है, आप डेप्रिसिएशन क्लेम करें ना करें आपकी असेट की डब्ल्यूडीवी कम होती चली जाएगी। वेयर ए डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज क्लेम एंड अलाउड, ठीक है, तो वो हमें और कहीं नहीं मिलेगा। 35 AD में स्पेसिफाइड बिजनेस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी अलग से। एक जगह डिडक्शन ले लिया तो दूसरी जगह डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। मिस्टर वाई है, उसने आपको बताया है कि उसकी टर्नओवर है, यूनिट ए है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 100 लाख और प्रॉफिट है 30 लाख, लेकिन केवल 6 महीने के अंदर अंदर 50 लाख ही मिला, आधा पैसे ही मिला है उसको। 6 महीने के अंदर अंदर, प्रीवियस ईयर के 6 महीने के अंदर अंदर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आ जाना चाहिए, तो केवल 50% ही आया है। टोटल टर्नओवर यूनिट बी, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं है, वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया नॉर्मल है, उसकी सेल कितनी है 200 लाख, उससे प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 लाख। अब हमें बताना है कि कितना होगा, तो प्रॉफिट कितना है इनका 30 लाख, सेल है 100 लाख, है ना, और एक्सपोर्ट सेल 50 लाख, क्योंकि एक्सपोर्ट सेल कितनी है जो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसा मिल जाए, तो आपका प्रॉफिट कितना है 15 लाख, है ना। अब शुरू के 5 साल है तो 100% मिलेगा, फिर 50% मिलेगा, ये वाली बात है, यही कर रखा है, ठीक है। और यूनिट बी पे तो कोई डिडक्शन मिलेगी नहीं आपको, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16, मिस्टर सुरेश ने सेटअप किया है यूनिट ए एसईजेड में, यूनिट बी डीटीए डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, मतलब नॉर्मल है ये, 15-16 में, ठीक है। 23-24 में उसकी सेल 180 लाख है ए की, और बी की सेल 120 लाख है। एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ ए फॉर द ईयर इज 150 लाख। जो 180 लाख की टोटल टर्नओवर है, इसमें से एक्सपोर्ट टर्नओवर 150 लाख है। प्रॉफिट 60 लाख ए का और 80 लाख बी का। हमें डिडक्शन बताना है कितना मिलेगा। प्रॉफिट कितना हुआ ए का, ए का प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें 60 लाख, डिवाइड बाय इसकी सेल कितनी है टोटल, और एक्सपोर्ट सेल कितनी है इसकी, तो कितना हो गया 50 लाख। अब कौन सा साल चल रहा है, शुरू के 5 साल तो खत्म हो चुके हैं इसके, है ना, अगले 5 साल चल रहे हैं, तो 50% मिलेगा 10AA में 25 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 17, एक्स लिमिटेड की 2 यूनिट है, एक एसईजेड में, एक डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में है, तो इसकी तो बात ही खत्म करो, है ना, इसकी बात करते हैं। तो प्रॉफिट 80 लाख डिवाइड बाय टोटल सेल 600 इंटू एक्सपोर्ट सेल 460, ठीक है, कितना आ गया,
देखो ये बता रखा है एक्स लिमिटेड टोटल है, इसमें से डीटीए की ये है, ये टोटल है। तो एसईजेड की कितनी हो जाएगी, 60 में से 20 ये तो 40 लाख की हो जाएगी। एक्सपोर्ट सेल ये हो जाएगी 300, है ना। और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 60 लाख, ऐसे लिख लेते हैं, है ना। ये है 6 करोड़ है, ये कितनी है, और ये 2 करोड़ है ना, 400 लाख, है ना। और ये 300 लाख, और ये 60 लाख, है ना, एसईजेड में। तो प्रॉफिट अपॉन टोटल टर्नओवर इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर 45 लाख। तो 45 लाख रुपीस इनका प्रॉफिट है। अब ये सेटअप अगर हुआ था 2016 में, तो इसका मतलब शुरू के 5 साल खत्म हो गए तो 50% मिलेगा। 2016 में हुआ था, तो अगर 2020 में हुआ था तो अभी 5 साल शुरू के ही हैं, तो हमें 100% मिल जाएगा। तो 100% का मतलब 45 लाख, 50% का मतलब 22.5 लाख। ठीक है। Restrictions on allowability of expenditure. As per section 14A, expenditure incurred in relation to any exempt income is not allowed as a deduction while computing income under any of the 5 heads. तो अगर हमने कोई भी खर्चा किया है जो exempt income है, वो कहीं पर भी हमें अलाउ नहीं हो। The assessing officer is empowered to determine the amount of expenditure incurred in relation to such income and does not form part of the any other income. तो ये असेसिंग ऑफिसर डिसाइड कर सकता है कि आपका जो खर्चा है उसमें से कितना खर्चा इसको बिलोंग करता है, कितना खर्चा उसको बिलोंग करता है। तो ये एक चैप्टर था जिसके अंदर बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 बातें थी, एक एग्रीकल्चर इनकम और एक सेशन 10AA, ये 2 था। तो ये एग्जाम में काफी आ जाता है, तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा और अच्छे से इसे कंप्लीट